गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहली क्या है सिंगल सेल प्रोटीन, दूसरी क्या है टिश्यू कल्चर। इन दोनों टॉपिक्स आपको बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मैं अपने नोट्स के द्वारा इसको मैं क्लियर करने की आपको कोशिश करूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसके अलावा इससे पहले के जो 3 टॉपिक है, इससे पहले का जो मैंने वीडियो दिया था वो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको मैं अब बुक से पढ़ के लाइन बाय लाइन क्लियर करूँगी। बिकॉज एनसीईआरटी की हिंदी वाली लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ है, तो मैं वहाँ पे जो हिंदी में टफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैं वहाँ पे इंग्लिश में पेंसिल से लिखूँगी और फिर ऐसे करते हुए मैं उसको क्लियर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी को पता है कि हमारे देश की आबादी लगभग अभी तो और ज़्यादा हो गई है, मैंने पढ़ा था 121 करोड़ है। ठीक है, 121 करोड़ आबादी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको कि खाना ही नहीं मिलता है, मतलब जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, या जिनको केवल वन टाइम मतलब एक टाइम का केवल उनको भोजन मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहाँ से हम प्रोटीन दे पाएंगे, कहाँ से हम विटामिन्स दे पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से दिनों दिन हमारा ये जो पॉपुलेशन है ये तो बढ़ता ही जा रहा है। 121 करोड़ ये काउंटिंग की गई थी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार थी, और आज तो 2020 है, 20 है। एंड नेक्स्ट जो जनगणना होगी वो 21 में होगी, तब पता चलेगा कि ग्रोथ रेट और कितना ज़्यादा बढ़ा है। तो इन सब के लिए क्या है, बहुत लोग जो थोड़े से रिच हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो प्रोटीन वगैरह ले लेते हैं, दाल खरीद लेते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वो सारी चीज़ें वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको भोजन ही बहुत मुश्किल से मिलता है, उनको हम कहाँ से प्रोटीन देंगे। तो कुछ ऐसी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन का यूज़ किया जाता है, या उसको एक तरह से उसका आविष्कार किया गया है। आविष्कार भी इसके लिए सही वर्ड नहीं होगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो पहले से ही है, लेकिन ये प्रोटीन भी उत्पन्न कर सकते हैं और काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी हाई क्वांटिटी में। इसको हमने समझा बाद में है। हमारी प्रकृति में, पृथ्वी में बहुत सारी अमूल्य चीज़ें मौजूद हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी अभी तक नहीं है। जैसे जैसे हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारे मतलब हमारे ग्रोथ में हमारी वृद्धि होती जा रही है। आपको कभी लगता होगा कि अमेरिका और चाइना इतने समृद्ध देश क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ मौजूद जितने भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको वो खोजने में हमसे ज़्यादा सक्षम है, इसलिए कहीं ना कहीं वो हमसे आगे हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि अगर हम हर चीज़ को खोज ले तो फिर से हो सकता है कि सोने की चिड़िया वाली जो कहावत है वो सच हो जाए। खैर, ये तो हो गई एक कहानी टाइप की बातें। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर जो कि बुक्स में लिखी हुई हैं, उस पर आते हैं। धान्यों दलहनों, धान्य मतलब होता है जो भी गेहूँ चावल होता है ना, उसको हम धान्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दलहनों मतलब पल्सेस, मतलब सारी दालें आ जाएंगी इसमें, सब्जियों फलों आदि के पारंपरिक कृषि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उत्पादन में मनुष्यों तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है। देखो, जो मनुष्य हैं और पशु हैं, मनुष्य अगर धान्य दलहन सब्जियों फलों पर निर्भर हैं, तो पशु भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब पर निर्भर हैं। की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, आहार संबंधी उसकी मांग पूरी नहीं हो पाती। न मनुष्यों को आहार संबंधी, न ही हम मनुष्यों को अच्छे से भोजन संबंधी उनकी मांग को पूरा कर पा रहे हैं, और न ही पशुओं को। तो अनाज से मांसाहार की ओर झुकने से भी धान्यों की मांग बढ़ गई है। अगर हम केवल मांसाहारी हो जाए तब भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मांस बनने के लिए भी तो एक पशु को धान खाना ही पड़ेगा। क्योंकि पशुओं के फार्मिंग रख रखाव के दौरान 1 किलोग्राम मांस उत्पादन करने के लिए 3 से 10 केजी धान्यों की आवश्यकता होती है। अगर एक पशु 3 से 10 किलो धान खाएगा तो वो 1 किलो मांस का उत्पादन करेगा। ठीक, और मांस में बोला जाता है जैसे जो भी आपका नॉनवेज होता है वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। जैसे फिशेस वगैरह लोग प्रेफर करते हैं कि प्रोटीन के अच्छे सोर्स के लिए बॉडी में। 25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख और कुपोषण का शिकार है। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोशिका प्रोटीन है। देखो प्रोटीन जो है वो मानव के ग्रोथ में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो लंबाई बढ़ती है, बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें इस प्रोटीन का पार्टिसिपेशन है। आप अगर देखो डीएनए किस चीज़ का बना होता है, डीएनए में जो बॉन्डिंग होती है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के बीच में, ये है क्या, ये भी एक तरह से अमीनो एसिड, एक तरह से प्रोटीन है। तो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में कुछ बनेगा ही नहीं। हार्मोन, एंजाइम, हार्मोन तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। एंजाइम नहीं होंगे हमारी बॉडी का फंक्शन रुक जाएगा। ये सब क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति तो कुपोषित हो ही जाएगा ना। तो प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में क्या विकसित किया गया है, एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका किस में पाई जाती है, आपने देखा होगा सूक्ष्म जीवों में, जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे ऐसे आप नाम अभी जानते होंगे जो कि सिंगल सेलुलर होते हैं। और ये किस किंगडम में मिलते हैं, तो आप देखोगे किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा में, सारे के सारे वो क्या थे, सिंगल मतलब एकल कोशिका वाले ही थे। अब एकल कोशिका जीव कितने अच्छे ढंग से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो आप अभी समझोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकल कोशिका जीवों से जो एकल कोशिका वाले जीव जो प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम है, उनसे जो हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो रही है, उसी को बोलते हैं एकल कोशिका प्रोटीन। सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम क्या है, एक फंजाई, एक फंगस है। अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम भोजन के रूप में खाए जाने लगे हैं और मशरूम एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बोलते हैं कि जितना प्रोटीन पनीर में पाया जाता है उतना ही प्रोटीन मशरूम में भी पाया जाता है। अतः बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन का मतलब उसका कल्चर करना एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग है। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल, मतलब इसका व्यापारिक तौर पे इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, किसका, माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का, एज ए सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। ठीक है, मतलब क्यों उनका उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्पिरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। can be grown easily on material like waste water from potato processing plant से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, जो कंटेन करता है स्टार्च को। स्ट्रॉ आप जानते होंगे, भूसा जो होता है। मोलासेस, आप देखते हो गन्ने से जो रस जो निकलता है तो उसके बाद जो उसका बचा हुआ भाग रहता है उसको मोलासेस बोलते हैं। एनिमल मैन्योर, पशु खाद, एंड इवन सीवेज जो वहित मल होता है, मतलब इन सारे चीज़ों पे आप स्पाइरुलिना को ग्रो कर सकते हो टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन। देखो केवल प्रोटीन में ही रिच नहीं है, रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर हम एक ब्लू ग्रीन एल्गी को ले, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में आता है ना, लाइक स्पाइरुलिना, अगर हम केवल स्पाइरुलिना को ले जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, कुछ करना नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ब्लू ग्रीन एल्गी चाहिए, कौन सा, स्पाइरुलिना का चाहिए, और उसको हमें कहाँ ग्रो करना है, सीवेज पे, वहित मल, पशु खाद, जिसके पास पशु होगी उसके खाद वाद पे उसको थोड़ा सा डाल दो, स्ट्रॉ, मोलासेस, मतलब जो भी इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे एक तरह से क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और वेस्ट प्रोडक्ट पे अगर हम स्पाइरुलिना को ग्रो करवाते हैं तो उनको खाने से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, फैट्स भी मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे। मतलब जिसको बोलते हैं संतुलित आहार के सारे तत्व स्पाइरुलिना में मौजूद है। एंड विटामिन, मतलब इससे में विटामिन भी मिलते हैं। सहयोग से इंसिडेंटली इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करता है। अब भाई जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिए हैं, सीवेज, एनिमल मैन्योर, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी तो कर रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं सब सारी चीज़ों पे उसको उगा दें तो एक तरह से प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सर्टेन बैक्टीरिया लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है,
become of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of protein. 25 टन प्रोटीन का उत्पादन कर सकता है. The fact that edible mushroom are eaten by many people and large scale mushroom culture is a growing industry make it believable that microscopic fungi too would become acceptable as food. मतलब मशरूम का हम कल्चर करते हैं और उसको खाते हैं इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, तो ये हमें कहीं ना कहीं ये इस बात का हमें विश्वास ये देता है कि और भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक जो भी ऑर्गेनिज़म है उसको हम ढूंढ सकते हैं और उससे कौन से बेनिफिट वाले चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको अभी और हमें खोजना है. जैसे हमने स्पाइरुलिना को खोजा है कि उससे हमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है. बस हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, उस पर अगर इसको हम ग्रो कर दें तो स्पाइरुलिना को हम उस पर ग्रो करवाएंगे, फिर उससे बनी हुई मतलब उसको एज ए हम सैलड के रूप में भी लोग खाते हैं और एज ए मेडिसिन के रूप में भी लोग उसको लेते हैं. तो उन सारी चीज़ों का अगर हम उपयोग करने लगे तो हम अपने भोजन से जो पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उन पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं. तो ये था सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में मेरा लेक्चर. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.